बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में रामलाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामलाल का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। वो सुबह से शाम तक कड़ी मेहनत करता था, लेकिन उसकी फसलें इतनी ही होती थीं कि उससे बस परिवार का गुजारा चलता। उसके पास ज़्यादा ज़मीन भी नहीं थी और जो थोड़ी बहुत थी वो भी उपजाऊ नहीं थी। फिर भी रामलाल के मन में दया और दूसरों की मदद करने का भाव हमेशा रहता था। वो कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाता, चाहे उसके पास खुद कितना ही कम क्यों ना हो। एक दिन जब रामलाल अपने खेत में काम कर रहा था, तो उसने दूर एक अजीब सा पेड़ देखा। वो पेड़ दूसरे पेड़ों से अलग था। उसकी पत्तियां सोने जैसी चमक रही थी और उसकी डालियां मानो हवा में गा रही हों। रामलाल को ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, इस पेड़ में कुछ तो खास बात है। उसके कदम उस पेड़ की ओर खुद ब खुद बढ़ गए। पास जाकर उसने देखा कि पेड़ के तने पर कुछ लिखा हुआ था। पेड़ के तने पर खुदे शब्दों में लिखा था, मांगो और तुम्हें मिलेगा। रामलाल ये देखकर हैरान हो गया। उसने सोचा कि शायद ये किसी जादुई पेड़ का संकेत है। थोड़ा झिझकते हुए उसने धीरे से कहा, हे पेड़, अगर तुम सचमुच जादुई हो तो क्या मेरी मदद कर सकते हो? मेरे पास खाने के लिए अनाज भी नहीं है। मुझे इतना अनाज दे दो कि मैं अपने परिवार का पेट भर सकूं। रामलाल की बात खत्म होते ही उसके सामने एक बोरी अनाज से भरी हुई प्रकट हो गई। रामलाल को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो खुशी से झूम उठा और पेड़ को धन्यवाद देता हुआ अनाज की बोरी उठाकर घर की ओर चल पड़ा। उस दिन के बाद जब भी उसे जरूरत होती, वो पेड़ के पास जाता और विनम्रता से अपनी मांग रखता। पेड़ उसकी हर जरूरत को पूरी करता और रामलाल के जीवन में धीरे धीरे खुशियां लौट आईं। रामलाल की इस बदलती हुई स्थिति को गांव के अन्य लोगों ने भी देखा। वे सोचने लगे कि आखिर ये गरीब किसान अचानक इतना समृद्ध कैसे हो गया। एक दिन गांव के सबसे लालची आदमी कालू ने रामलाल को घेर लिया और उससे पूछने लगा, रामलाल, सच सच बताओ, तुम्हारी गरीबी कैसे हट गई? तुम्हारे पास अचानक इतना अनाज और चीजें कहाँ से आ रही हैं? रामलाल पहले तो थोड़ा झिझका, लेकिन फिर उसने सोचा कि सच छुपाना ठीक नहीं होगा। उसने कालू को उस जादुई पेड़ के बारे में बता दिया, लेकिन मन ही मन उसने सोचा, काश कालू समझदारी से इसका उपयोग करे। कालू जैसे ही पेड़ के बारे में जान गया, तुरंत भागता हुआ उस पेड़ के पास पहुंचा। वो लालच से भरा हुआ था। उसने बिना समय गंवाए ऊंची आवाज में कहा, हे पेड़, मुझे सोने से भरा एक बड़ा बक्सा चाहिए। पेड़ ने उसकी इच्छा सुनते ही एक भारी सोने का बक्सा प्रकट कर दिया। कालू बहुत खुश हुआ और बक्सा उठाकर घर लौट गया। अब उसके मन में और लालच बढ़ गया। अगले दिन वो फिर से पेड़ के पास पहुंचा और इस बार उसने और ज्यादा धन की मांग की। पेड़ ने फिर से उसकी मांग पूरी कर दी। कालू की लालच अब बढ़ती जा रही थी और वो हर दिन पेड़ के पास जाकर सोने, चांदी और महंगी चीजों की मांग करने लगा। धीरे धीरे गांव के बाकी लोग भी इस जादुई पेड़ के बारे में जान गए। सभी को लगा कि ये पेड़ उनकी सारी इच्छाएं पूरी कर देगा। अब लोग एक एक करके पेड़ के पास जाने लगे और अपने अपने लालच भरी मांगे पूरी करने लगे। कोई बड़ी जमीन मांगता, कोई महल, तो कोई अनगिनत हीरे और रत्न। हर कोई सिर्फ अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगा हुआ था, बिना ये सोचे कि उनकी इस लालच से पेड़ पर क्या असर पड़ रहा है। कुछ ही दिन में पेड़ की हालत बिगड़ने लगी। पहले जहां उसकी पत्तियां सोने जैसी चमकती थीं, वे अब मुरझा गई थीं और उसका तना भी कमजोर हो गया था। पेड़ की जादुई शक्ति धीरे धीरे समाप्त हो रही थी, लेकिन किसी को इस बात का एहसास नहीं था। लोग लगातार उससे मांगते ही जा रहे थे। एक दिन जब रामलाल पेड़ के पास गया,
तो उसने देखा कि पेड़ की सारी पत्तियां सूख चुकी हैं और उसकी शाखाएं टूटने की कगार पर हैं। रामलाल को बहुत दुख हुआ। वो समझ गया कि लोगों के लालच ने इस पेड़ को बुरी तरह से कमजोर कर दिया है। उसने पेड़ से कहा, हे पेड़, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी इस हालत के बारे में सोचा नहीं था। तुमने सभी की मदद की, लेकिन हमने तुम्हारी परवाह नहीं की। पेड़ ने धीमी आवाज में उत्तर दिया, रामलाल, तुम सच्चे और आभारी हो, लेकिन बाकी लोगों ने बिना सोचे समझे मुझसे मांग की और अब मेरी शक्ति समाप्त हो रही है। मैं अब केवल एक आखिरी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। रामलाल कुछ देर तक सोचता रहा, फिर उसने कहा, मेरी आखिरी इच्छा ये है कि ये पेड़ फिर से स्वस्थ हो जाए और अपने असली रूप में लौट आए। इसे अब किसी के लालच का शिकार ना बनना पड़े। ये बस एक साधारण पेड़ बनकर अपने प्राकृतिक रूप में रह सके। रामलाल की इस इच्छा के साथ ही पेड़ में धीरे धीरे जीवन लौटने लगा। उसकी पत्तियां फिर से सोने जैसी चमकने लगी, शाखाएं सीधी और मजबूत हो गईं और पेड़ एक बार फिर ऊंचा और सुंदर दिखाई देने लगा। लेकिन अब उसकी जादुई शक्ति समाप्त हो चुकी थी और वो किसी की इच्छाएं पूरी नहीं कर सकता था। गांव के लोग जो इस पेड़ से ढेर सारी चीजें पाने के सपने देख रहे थे, वे निराश हो गए। कुछ लोग रामलाल को दोषी ठहराने लगे कि उसने उनकी इच्छाएं पूरी होने से रोक दी। लेकिन रामलाल को अपने निर्णय पर कोई पछतावा नहीं था। उसने महसूस किया कि सच्ची खुशी किसी भी जादू या अनंत धन में नहीं, बल्कि जीवन में संतोष और आभार में होती है। उसने सीखा कि हर चीज का एक संतुलन होता है और जब हम लालच करते हैं तो उस संतुलन को बिगाड़ देते हैं। उस दिन के बाद रामलाल ने पेड़ की देखभाल करने का संकल्प लिया। वो रोज पेड़ के पास जाता, उसे पानी देता और उसकी रक्षा करता। उसने गांव वालों को भी समझाया कि हमें जो मिला है उसकी कदर करनी चाहिए, ना कि अनावश्यक इच्छाओं में फंसकर उसे खो देना चाहिए। धीरे धीरे गांव के लोग भी ये समझ गए और उन्होंने अपनी लालच छोड़ दी। रामलाल और गांव के लोग अब उस पेड़ की छांव में बैठते, उसकी सुंदरता का आनंद लेते और शांति का अनुभव करते। उस पेड़ ने उन्हें एक महत्वपूर्ण सबक सिखा दिया था। वो सबक था कि जीवन में सुख और संतोष बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अपने दिल में होता है। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में एक समृद्ध राज्य था, जहाँ राजा धीरेंद्र का शासन था। राजा अपने न्यायप्रियता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके शासन में प्रजा खुशहाल थी, व्यापार खूब फल फूल रहा था और राज्य में शांति थी। लेकिन कहते हैं, हर सुख का एक इम्तिहान जरूरी होता है। एक दिन राजा के दरबार में एक विदेशी दूत आया। वो दूर देश के शासक का संदेश लेकर आया था। दूत ने कहा, महाराज, हमारे राजा आपके राज्य की समृद्धि से प्रभावित हैं। वो आपके साथ व्यापार करना चाहते हैं। इस प्रस्ताव से आपके खजाने में अपार धन आएगा। राजा ने ध्यान से सुना और पूछा, और बदले में वो क्या चाहते हैं? दूत झुका और बोला, महाराज, आपके राज्य के जंगलों की लकड़ी और खदानों की धातु हमें चाहिए। बदले में हम आपको इतना धन देंगे कि आपका खजाना कभी खाली नहीं होगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। ये प्रस्ताव सुनने में आकर्षक था, लेकिन राजा को कुछ खटक रहा था। उन्होंने दूत को कुछ दिन इंतजार करने के लिए कहा और अपने मंत्रियों से परामर्श करने का फैसला किया। राजा ने अपने 3 सबसे भरोसेमंद मंत्रियों को बुलाया। चाणक्य, जो बुद्धिमान और कटुनीतिज्ञ थे, बोले, महाराज, ये प्रस्ताव भले ही लालच भरा लगे, लेकिन इसमें खतरा है। हमारे जंगल और खदानें हमारी असली दौलत हैं।
अगर हम इन्हें खो देंगे तो राज्य कमजोर हो जाएगा। हमें इसे ठुकरा देना चाहिए। सेनापति वीरेंद्र, जो हमेशा शक्ति और विस्तार की बातें करते थे, उन्होंने कहा, महाराज, ये अवसर हाथ से नहीं जाना चाहिए। धन से हमारी सेना और मजबूत होगी। हमें अपने पड़ोसी राज्यों पर प्रभुत्व जमाने का मौका मिलेगा। कोषाध्यक्ष दामोदर ने कहा, महाराज, यदि हम इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं तो हमें एक समझौता करना चाहिए। हमें विदेशी राजा से ये सुनिश्चित करना होगा कि ये सौदा दीर्घकालिक लाभदायक हो। राजा ने तीनों की बातें ध्यान से सुनी। हर सलाह में तर्क था, लेकिन उनका मन उलझा हुआ था। राजा ने फैसला किया कि ये सिर्फ राज दरबार का नहीं, बल्कि पूरे राज्य का सवाल है। उन्होंने भेष बदलकर गांव और बाजारों में जाकर आम लोगों से राय लेने का निश्चय किया। पहले वो एक गांव पहुंचे जहां उन्होंने एक किसान से पूछा, अगर तुम्हारे पास बहुत सारा धन पाने का मौका हो, लेकिन तुम्हें अपनी जमीन देनी पड़े, तो क्या करोगे? किसान बोला, जमीन तो हमारी माँ है। इसे बेचकर कितना भी धन कमा ले, अंत में भूख मिटाने के लिए हमें यही चाहिए। मैं ऐसा सौदा कभी नहीं करूँगा। फिर राजा एक व्यापारी के पास पहुँचे। व्यापारी ने कहा, धन और संसाधन ही राज्य की ताकत है। अगर हमें व्यापार से पैसा मिलता है तो ये सौदा करना चाहिए। राजा ने एक वृद्ध महिला से भी वही सवाल दोबारा पूछा, आप क्या सोचती हैं? वृद्ध महिला बोली, बेटा, धन हमेशा साथ नहीं रहता। जो चीजें तुम्हारी पहचान है, उन्हें बचाना चाहिए, वरना भविष्य की पीढ़ियां तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगी। राजा को अलग अलग राय मिली, लेकिन कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। थके हारे राजा महल लौटे। उन्होंने अपने परिवार से सलाह लेने की ठानी। वे पहले महारानी सुरभि के पास गए। राजा ने रानी सुरभि को सारी बात बताई। फिर रानी सुरभि ने गंभीरता से कहा, महाराज, एक राजा का कर्तव्य सिर्फ धन कमाना नहीं है, उसे अपने राज्य की आत्मा को भी बचाना चाहिए। अगर आप जल्दबाजी में फैसला करेंगे तो इसका असर आने वाली पीढ़ियों पर पड़ेगा। ये फैसला सोच समझकर ही लेना होगा। राजा ने फिर राजकुमार अर्जुन से भी परामर्श ली। राजकुमार अर्जुन ने अपनी राय ऐसे दी, पिताजी, हमें इस विदेशी राजा की मंशा को गहराई से समझना चाहिए। हो सकता है वो व्यापार के बहाने कुछ और चाह रहा हो। हमें उससे और सवाल पूछने चाहिए। राजा को ये सुझाव पसंद आया। उन्होंने विदेशी दूत से गुप्त रूप से बातचीत करने का निश्चय किया। अगली रात राजा ने दूत को गुप्त कक्ष में बुलाया। बातचीत के दौरान उन्होंने सवाल किया, तुम्हारे राजा को हमारे जंगल और खदानों की इतनी जरूरत क्यों है? क्या तुम्हारे अपने राज्य में ये सब नहीं है? दूत थोड़ी देर तक चुप रहा, फिर बोला, महाराज, सच तो ये है कि हमारा राज्य कमजोर हो रहा है। हमारे पास संसाधन खत्म हो चुके हैं। आपके राज्य के साथ व्यापार करके हम अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हैं। ये सुनकर राजा सतर्क हो गए। उन्हें यकीन हो गया कि विदेशी राजा का इरादा सिर्फ व्यापार का नहीं है, लेकिन इसका हल कैसे निकाला जाए, ये सोचने में वो उलझ गए थे। इस उलझन को सुलझाने के लिए उन्होंने एक अप्रत्याशित कदम उठाया। राजा ने अपने पुराने दुश्मन राजा वासु को संदेश भेजा। संदेश में उन्होंने विस्तार से पूरी बात बताई और अंत में उन्होंने लिखा, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? वासु ने जवाब भेजा। उनका जवाब ये था, तुम्हारे राज्य की ताकत से विदेशी राजा डरता है। वो तुम्हें व्यापार के बहाने कमजोर करना चाहता है, लेकिन अगर तुम चालाकी से खेलो तो उसे अपने ही जाल में फंसा सकते हो। वासु की बात सुनकर राजा धीरेंद्र ने एक चतुर योजना बनाई। उन्होंने विदेशी राजा के प्रस्ताव को स्वीकार करने का नाटक किया,
लेकिन इसके साथ एक शर्त रखी। उन्होंने दूत से कहा, हम तुम्हारे राज्य के साथ व्यापार करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे संसाधनों का उपयोग दोनों राज्यों की सीमाओं पर एक मजबूत किला बनाने में किया जाएगा। ये किला तुम्हारे राज्य और हमारे राज्य दोनों की सुरक्षा के लिए होगा। दूत ने ये प्रस्ताव अपने राजा तक पहुंचाया। विदेशी राजा को लगा कि ये एक अच्छा सौदा है और उसने तुरंत इसे मान लिया। किला बनने में कई महीने लग गए और जब वो तैयार हुआ तो राजा धीरेंद्र ने अपनी पूरी सेना वहां तैनात कर दी। किले को एक रणनीतिक युद्ध केंद्र बना दिया गया। एक दिन विदेशी राजा ने गुप्तचरों से खबर मंगवाई। उसे पता चला कि किला उसकी सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि राजा धीरेंद्र की ताकत बढ़ाने के लिए बनाया गया है। वो ये सुनते ही आग बबूला हो गया। उसने तुरंत राजा धीरेंद्र को संदेश भेजा, तुमने हमें धोखा दिया है। ये किला हमारे लिए खतरा बन गया है। अब हम इस व्यापार से पीछे हटते हैं। राजा धीरेंद्र ने शांत भाव से जवाब भेजा, मित्र, एक राजा को अपने राज्य की सुरक्षा के लिए हमेशा सतर्क रहना चाहिए। अगर तुम्हारा इरादा नेक होता तो तुम्हें इस किले से डरने की जरूरत नहीं होती। विदेशी राजा को अपनी हार माननी पड़ी। उसने कभी दोबारा उस राज्य की ओर आंख उठाने की हिम्मत नहीं की। राजा धीरेंद्र ने दरबार में सभी को बुलाया और कहा, एक राजा का सबसे बड़ा धर्म है अपने राज्य और प्रजा की भलाई। हमें हर फैसले को दूरगामी नजरिए से लेना चाहिए। चालाकी और समझदारी से ही राज्य को सुरक्षित और समृद्ध बनाया जा सकता है। इस घटना के बाद राजा और भी शक्तिशाली और समृद्ध हो गया। राजा धीरेंद्र की बुद्धिमत्ता और नेतृत्व की कहानियां दूर दूर तक फैल गईं। आशा करती हूँ आपको ये दोनों ही कहानियाँ पसंद आई होंगी। अगर कहानियाँ पसंद आई हों तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपके सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें और हमारा प्रोत्साहन बढ़ाते रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।